हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जो हम लोगों का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मशीन जो हम लोग को स्टडी करनी है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एरिया में, वो हमारी नेक्स्ट मशीन है कंबाइन। कंबाइन जो मशीन है ये आप लोगों ने कई स्टूडेंट्स ने अपने अपने कॉलेजेस में प्रैक्टिकल जहाँ पर होता है वहाँ पर देखा होगा कि काफ़ी बड़ी सी मशीन है जो मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए बनी है और उसका हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंबाइन मशीन का इस्तेमाल जब हमारी फसल खेत में तैयार हो जाती है उसके बाद काट कर और फसल से जो हमें प्राप्त करना है वहां तक प्राप्त करने का काम एक ही मशीन से एक ही जगह पर कर लेते हैं। इसी को कंबाइन मशीन कहा जाता है। नाम ही इसका कंबाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कई सारे ऑपरेशंस कंबाइन करती है। ठीक है, सारे ऑपरेशंस कंबाइन करती है, लेकिन कौन से? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे आपके ऑपरेशंस। जब आप फसल को फील्ड से काटते हैं तो आपको मालूम है जैसे धान की फसल है तो एक निश्चित नमी प्रतिशत 13 या 14% पर उसे हम हार्वेस्ट करते हैं और निश्चित नमी प्रतिशत पर उसे हम स्टोर करते हैं। हार्वेस्टिंग के समय जो नमी का परसेंटेज है उतना परसेंटेज आपका फील्ड में क्रॉप का होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको क्या करते हैं? कंबाइन के द्वारा हार्वेस्ट करते हैं। जनरली हमें फसल काटते वक्त हम प्रोसीजर कौन सा अपनाते हैं? तो बहुत ही शुरुआत से चालू करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बहुत पहले क्या होता रहा होगा कि धान की फसल जब खेत में तैयार हो जाती रही होगी तो फसल तैयार होने के बाद जब किसान उसको काटने जाता होगा तो क्या करता होगा कि हाथ में एक हसुआ लेगा और एक हाथ से 3-4 फसलों को 3-4 पेड़ों को ऐसे पकड़ेगा और नीचे से उसको काट देगा। जिस वक्त वो उसे काटेगा इन फसलों को पकड़कर हल्का सा नीचे की तरफ झुकाते हुए नीचे से क्या कर देगा? ब्लेड चला देगा तो फसल कट जाएगी। कटी हुई फसल को एक तरफ इकट्ठा करता रहेगा। ठीक, यही काम जब हम लोग रीपर से करते हैं, जब हम लोग गन्ने के खेत में रीपर लेके जाते हैं, रीपर का काम क्या होता है? इस तरीके से ब्लेड लगी होती है हॉरिजॉन्टल और ऐसे ऐसे ब्लेड चलती जाती है और ब्लेड चलने के साथ साथ जो फसल होगी वो कटती जाएगी और एक तरफ वो फसल इकट्ठी होती जाएगी, जिसको विंड्रोइंग कहा जाता है। तो हम लोग बेसिकली अगर आप देखें कि अगर मशीनें नहीं थी तब हम क्या करते थे? हर एक फसल को काटते थे, खेत में जाते थे हसुआ लेकर या सिकल लेकर और हाथ से, एक हाथ में हसुआ दूसरे हाथ से फसल को पकड़ते थे, थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए फसल को नीचे से काट देते थे। अब काटने के बाद इसको इकट्ठा करते थे, फसल को लेकर आते थे अपने वहां से उठाकर अपने फसल को कहीं और लेके आते थे या खेत में ही एक जगह इकट्ठा करने के बाद फिर अगला काम होता था कि हमें धान की फटकाई करनी। फटकाई का मतलब क्या होता था कि धान को पकड़ के पटकना है एक जगह पर। उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना लेते थे, उस पर धान को पटकते थे। पटकने के बाद क्या होता था? उसके अंदर से धान के कण, धान के जो टुकड़े होते थे वो टूटकर अलग हो जाते थे और जो चीज बचती थी उसको पैरा बोला जाता था या स्ट्रॉ बोला जाता था इंग्लिश में। ठीक है, और पुआल भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। कुंभ मेला क्षेत्र में कई लोग पुआल पर ही सो जाते हैं। गाँव में भी कई जगहों पर पुआल के ढेर दिखाई देते हैं जिसमें अक्सर आग लग जाती है या पुआल के लोग छत बना लेते हैं, उसको बांस के टुकड़े लगाकर और बांधकर एक छप्पर बन जाता है, छत का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो पुआल हमारी होती थी उस पुआल को हम जब चैफ कटर में लेके जाते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चैफ कटर का मतलब क्या हुआ कि एक पहिया जिसमें 2 ब्लेड लगी है, उसके अंदर पैरा डालेंगे और वो उसको काटना चालू कर देगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाएगा। उसको चैफ, भूसा, चारा इस तरीके से बोला जाता है, जो हम लोग गाय भैंसों को खिलाते हैं पानी डालकर उसमें। ठीक है, उसमें कोई पानी नहीं होता इसलिए पानी डालकर उसे खिलाया जाता है। इसको सानी देना कहते हैं गाँव के एरिया में। तो ये सारी चीजें आपकी होती रही हैं बहुत ही पहले से, बहुत ही पुरातन समय से। जब से चना जौ 6000 साल पहले खोजा गया, जौ चावल की शुरुआत जब से हुई है मेसोपोटामिया या चाइना के एरिया से कहीं हुई थी और इंडिया में भी ये 5,500-6 हजार साल पहले से ही हो रहा है। लेकिन जब मशीनों का समय आता है तो सबसे पहले जो मशीनें इस पर बनती हैं वो मशीनों में हमारा थ्रेशर, जो सबसे एडवांस में, मतलब आप कहें तो मिडिल एज एडवांस मशीन जिसको कहा जाए, तो वो थ्रेशर थी। थ्रेशर का काम क्या होता था कि फसल को काट कर लाइए और लाने के बाद थ्रेशर के अंदर डालिए। जब थ्रेशर के अंदर से डालेंगे तो वो क्या करेगा कि अंदर से भूसे को अलग कर देगा। मतलब जब हम फसल पटकते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, धान अलग हो जाता है और फसल के लंबे लंबे टुकड़े अलग हो जाते हैं। फिर लंबे टुकड़ों को काटकर भूसा बनता है। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं?
फसल को काट कर लाए, सीधा हमने थ्रेशर में डाला, थ्रेशर ने धान के टुकड़ों को अलग किया और बाकी बची हुई फसल को काट कर भूसे के रूप में अलग कर दिया। तो ये जो दो चीजें अलग हो गई, यही काम थ्रेशर का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अब देखिए, इसमें थ्रेशर का इस्तेमाल करने में होता क्या है कि जब थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरफ हमारी जो धान इकट्ठा हुआ या गेहूं, अगर हम लोग गेहूं का थ्रेशर यूज कर रहे हैं तो गेहूं इकट्ठा हुआ, उसमें थ्रेशर के जो पुआल के या स्ट्रॉ के जो टुकड़े हैं वो भी हमारे धान में पहुंच जाते हैं, और जो हमारा धान के जो पुआल के टुकड़े जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जो भूसे के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, उनमें भी कई सारे दाने पहुंच जाते हैं। फिर उन दानों से चावल को अलग करने के लिए, उन दानों से धान को अलग करने के लिए, सॉरी चावल नहीं, धान को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको उठाकर, अक्सर आपने गांव के क्षेत्र में देखा होगा कि हाथ में डलिया लेते हैं या सूप लेते हैं, इसको सूप बोला जाता है गांव के क्षेत्र में। सूप का काम क्या होता है कि आप किसी चीज को उस पर पटकेंगे तो क्या होगा कि डेंसिटी डिफरेंस के कारण चीजें आगे पीछे हो जाएंगी और आप इम्प्योरिटीज को अलग कर लेंगे। सेम चीज वहां पर होती थी कि हाथ में हमने धान को किसी चीज में उठा लिया या उसको जो आपके भूसा अलग हुआ थ्रेशर से, उसको ऊपर से उठा के ऐसे करके नीचे गिराते थे और एक फैन चला देते हैं। फैन चलाने से क्या होता है, हवा से क्या होता है कि हल्के वाले कण उड़ के दूर चले जाते हैं और भारी वाले कण नीचे गिर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने हाथ से जो भूसा है जिसके अंदर धान के भी कण मौजूद हैं, उनको हिलाकर उनके डेंसिटी डिफरेंस के कारण या उनके भार के अलग अलग होने के कारण हवा के प्रभाव से इसको सेपरेट करते हैं, जो कि सेपरेशन का काम करता है। उसके बाद जो चीज बचती है उसमें हम पिकिंग करके उसके अंदर से धान को अलग कर देते हैं और फिर पारबॉइलिंग ऑफ राइस का प्रोसीजर आ जाता है, जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का पार्ट है, जहां पे हम ऊपर से छिलका हटाते हैं धान का और चावल को निकालते हैं बाहर पारबॉइलिंग करके, और ऊपर की जो शेल लाइफ है उसको बढ़ाते हैं। वो पार्ट हमारा इसके बाद आता है। ये हमारा थ्रेशिंग में टोटल काम होता है। लेकिन जब थ्रेशिंग के काम को किया जाता है खेतों में, तो कई सारे ऑपरेशंस अलग अलग होने के कारण इनसे हमारा जो लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा जो काम है वो ज्यादा समय में होता है। इसी काम को मिनिमाइज करने के लिए कि हम फसल की कटाई करके फिर फसल को एक जगह इकट्ठा करके और फिर उसके बाद हम उसके अंदर से धान को अलग करके फिर पैरों जो आपका भूसा बनाया हमने, उस भूसे में से धान को फिर से अलग करना और उसके लिए ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करना एक काफी लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। और हमारा मेन एम क्या है कि हम जितनी अच्छी फसल उगाएं उतने ही अच्छे से उसको समय पर काट कर इकट्ठा करके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर सके, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक जब वो पहुंचेगी तभी आपको उसका एक पर्टिकुलर सही कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हर इंसान खाना हर टाइम खाता है और अगर आप खाद्यान्न उन तक सही समय पर नहीं पहुंचा पाए तो खाने पीने के लिए वो किसी भी चीज का इस्तेमाल करेगा, लेकिन खाद्यान्न का अगर इसने इस्तेमाल नहीं किया तो नुकसान आपका है, आपके यहाँ स्टोर्ड रखा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अप्रोचेबिलिटी बढ़ाने के लिए और स्टोरेज अपना मिनिमाइज करने के लिए कि हमारा स्टोरेज कम से कम हो और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा हो और मैक्सिमम अन्न हम बेच सकें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सरकारी रेट पर मैक्सिमम लोगों को, ताकि किसान सही समय पर सही फसल बेचते हैं तो प्राइसिंग मिलती है, और अगर गलत समय पर फसल बेचेंगे तो अंडर प्राइसिंग हो जाती है, मतलब ब्लैक मार्केट या अंडर प्राइसिंग जिसको कहा जाता है। इस तरीके से करके हमारी जो फसलें हैं उनका सही समय पर हमें सही दाम मिल सके। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर नई मशीन इजाद हुई, ये शायद जापान एरिया से चालू हुई थी, जिसको कंबाइन कहा जाता है। कंबाइन के ऊपर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बात पहले से लिख रखा है, पहले इसको समझते हैं, फिर कंबाइन के बारे में और डिस्कशन हम लोग करेंगे। और ये बात बेसिक दिमाग में रखिएगा कि हर एक चीज की शुरुआत होती है एक ही चीज से कि हमारी जो नीड है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। सबसे पहले हम लोग करते क्या थे, ये चीज याद रखिएगा कि हम लोग फसल को काटने के लिए जब थ्रेशर भी नहीं था तो क्या करते थे, फसल खड़ी है, हमने फसल को ऊपर से 3-4 टुकड़े पकड़े, हल्का से नीचे की तरफ झुकाया और नीचे से चक्कू मार दिया, फसल कट गई। यही करते थे। फिर कटी फसल को इकट्ठा करके हर चीजें अलग करते थे, यही काम करते थे। फिर हमने थ्रेशर का इजाद किया, थ्रेशर के बाद हम कंबाइन पे आ गए। अब कंबाइन के बारे में जो बात है उसको आप ध्यान से देखिए। कंबाइन में जो हमारा है, देखिए, कंबाइन डिजाइन फॉर हार्वेस्टिंग,
थ्रेशिंग, सेपरेटिंग, क्लीनिंग एंड कलेक्टिंग ग्रेन्स, इतने काम एक साथ इसमें होते हैं। ठीक है। हार्वेस्टिंग का काम हम लोग पहले क्या करते थे, अलग करते थे। एक दिन हम लोग कटाई कर रहे हैं, तो फिर हम लोग थ्रेशिंग 3-4 दिन कर रहे हैं, फिर हम सेपरेट कर रहे हैं, उसको 1-2 दिन इसमें लग जाता था, क्लीनिंग कर रहे हैं और कलेक्टिंग ग्रेन। अब ये सारे काम जब आप फसल को काटने के साथ ही एक साथ करेंगे तो यही काम क्या करेगा, कंबाइन करेगा। कंबाइन एक प्रकार की क्या हो गई, मशीन हो गई जो मल्टीपल जॉब्स को एक साथ अंजाम दे रही। और ये कंबाइन आपको देखने में भी काफी बड़े साइज की रहेगी, लेकिन खास बात क्या है कि जब भी कंबाइन की मशीन आप अपनी किताबों में बनी देखते हैं तो आपको एक बड़ी भयानक सी बड़ी सी मशीन दिखाई देती है और आपको लगता है यार बड़ी टफ टाइप की मशीन है यार, इसको मत छोड़ो, इसको मत पढ़ो, है ना। बल्कि आप ये भूल जाते हैं कि वो मशीन बनी है केवल इंसान के कामों को आसान करने के लिए। तो जिस तरीके से इंसान के वर्क होंगे उसी तरीके से मशीन के अंदर सारे पार्ट्स, सारे एलिमेंट, उसकी वर्किंग उसी प्रकार से चलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कंबाइन यूज करते हैं उसका हमने एक प्रोसेस डायग्राम बना रखा है। प्रोसेस डायग्राम का मतलब ये हुआ कि कंबाइन में सबसे पहले नंबर पर कौन सी चीज होती है और उसके बाद कौन सी चीज होती है। उस प्रोसेस डायग्राम को बहुत सरसरी निगाह से एक बार देखते हैं और फिर हम लोग और चीजें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर 1 पे देखिएगा, कंबाइन में जो कंबाइन का हेडर होता है, कंबाइन का हेडर का मतलब कंबाइन का सबसे आगे वाला हिस्सा, कंबाइन का सबसे आगे वाला हिस्सा कंबाइन का क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। अब कंबाइन की जो मशीन होती है वो देखने में किस तरह की होती है उसका मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, उसको आप देखिए। ये इसका एक प्रकार का स्केच डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। कंबाइन मशीन का एक स्केच डायग्राम है। इसमें ये हिस्सा कंबाइन का सबसे आगे का हिस्सा है। ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस जगह पर, ये यहाँ पर क्या लिखा है, ये कटर बार, और यहाँ पर लिखा है रील, ये और ये हेडर प्लेटफॉर्म, ये कंबाइन के आगे का हेडर वाला हिस्सा है। ठीक है। ये कंबाइन के आगे का हेडर वाला हिस्सा है। कंबाइन मशीन जो आपकी है 3 डायमेंशनली उसका अगर आप व्यू देखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ऐसी। ठीक है। कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। तो ये इस कंबाइन की शक्ल है। इसमें ये आगे का पहिया कंबाइन का है, इधर की तरफ इसमें दूसरे पहिए दिए हुए हैं। कंबाइन का मूवमेंट जो होगा वो इस तरफ से इस तरफ की तरफ होगा, जिसमें ये जो रील लिखा है ये इस प्रकार से घूमेगी। ठीक है। इस डायरेक्शन में रील ऐसे घूमेगी। ये रील किस तरफ घूम रही है, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ घूम रही है। तो ये आपका कंबाइन का फेस है टोटल। अब इसमें क्या होता है, कंबाइन का हेडर का काम क्या है, गैदरिंग और कटिंग का। अब यहां से चीजों को आप रिलेट करिए ह्यूमन तरीकों से। जैसे इंसान क्या करता था, पहले फसल को मुट्ठी में 3-4 को एक साथ पकड़ता था और नीचे से काट देता था। तो क्या करता था, गैदर करके कट करता था। तो कंबाइन का हेडर भी क्या कर रहा है, गैदरिंग और कटिंग। इंसान ने जो काम किया उसको किसने किया, मशीन ने किया। पहला चीज रिलेट करिएगा। ठीक। सेकंड नंबर पे फीडर हाउस। फीडर हाउस में फीड वर्ड लगा है। हमने आपको बहुत पहले बताया कि किसी भी काम, किसी भी मशीन या किसी भी चीज का नाम वही क्यों रखा गया, यही कारण अगर आप जानने की कोशिश करें तो आप सीधे उस चीज के बारे में समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो ये क्या है, फीडर है। फीडर का मतलब जहां पर चीजों को फीड किया जाए, फीडर हाउस। तो फीडर हाउस मतलब जिस जगह पर कंबाइन के अंदर फसल कटने के बाद, फसल हमारी कटने के बाद जिस चीज के अंदर आकर थ्रेशर तक पहुंचती है, कंबाइन के अंदर क्योंकि थ्रेशिंग ऑपरेशन भी है ना,
हार्वेस्टिंग ऑपरेशन भी है और थ्रेशिंग ऑपरेशन भी है। हार्वेस्टिंग ऑपरेशन कहाँ पर हुआ? इस जगह पर, गैदर और कटिंग में। तो हार्वेस्टिंग ऑपरेशन यहाँ कंप्लीट हो गया, क्योंकि फसल को काटना ही हार्वेस्टिंग कहलाती है। तो फसल को हमने क्या किया? गैदर किया। गैदर का मतलब इकट्ठा किया, कट का मतलब काट लिया। जैसे हाथ से इकट्ठा करके काटते थे, उसी तरीके से कंबाइन में जो आगे की तरफ फसल को कलेक्ट करने वाला जो पार्ट लगा हुआ है, वो फसल को क्या करेगा? अपने अंदर कलेक्ट करेगा, और रील जो आगे लगा है वो क्या करेगा? फसल को नीचे की तरफ दबाएगा, जैसे हमारा हाथ दबाता है। अब कटर बार क्या करेगा? उसको काट लेगा। सेम उसी तरीके से जो हम लोग इंसान फील्ड में करता है, वही मशीन ने कर दिया, ठीक है। लेकिन काम वही किया जो इंसान करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में किया, क्योंकि ये मशीन है। इंसान की हड्डी मांस में उतनी ताकत नहीं है जितने लोहे में, टीन में है। तो मशीन लोहे टीन की बनी है, तो ज्यादा बड़ा काम करेगी, बस इतना ही है। लेकिन हाँ, इंसान के बराबर एक्यूरेसी लाने के लिए हम मशीन के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उसमें लॉसेस को मिनिमाइज करें। अब यहाँ पर आते हैं फीडर हाउस या कन्वे करना। फीडर हाउस का मतलब कि जहां पर फसल कटने के बाद कंबाइन में ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जिस पॉइंट पर पहुंच रही है, तो ऊपर की तरफ फसल पहले क्या होती है? आगे के हिस्से से कटी, यहाँ पर गैदर इस जगह पर लगा है, और यहाँ पर इस जगह पर रील लगा हुआ है, और यहीं पर आपका कटर बार अंदर लगा हुआ, और इसके बाद फसल ऊपर की तरफ चढ़ के थ्रेशर तक पहुंच रही है। तो जिस चीज के अंदर से चढ़ के ऊपर तक पहुंच रही है, इसी को फीडर हाउस बोल दिया। फीडर हाउस में काम किस चीज का हो रहा है? कन्वे का काम हो रहा है। अब आइए इस चीज पर कि हम लोग फील्ड में ह्यूमन इंटरवेंशंस में क्या होता है, इंसान क्या करता है? फसल को पहले काटता है, काटने के बाद अपने बगल इकट्ठा करता जाता है, फिर उसको उठाकर जहां थ्रेशिंग करनी है वहां तक उसे लेके जाता है। तो क्या करता है? वो कन्वे करता है, उठा के लेके जाता है। यहाँ पर उस कन्वे को कौन कर रहा है? फीडर हाउस के अंदर ही काम हो रहा है, जो कि एक बेल्ट ड्राइव के द्वारा होता है। यहाँ से फसल अगर आपको यहाँ पहुंचानी है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ इसके बीच में एक बेल्ट ड्राइव लगा देंगे, जिसके थ्रू ये काम होगा। यहाँ से फसल आएगी और उठकर इस जगह तक पहुंच जाएगी। अब फसल फिर हम क्या करते हैं? फील्ड में क्या करते हैं? फसल को हमने काटा, ले जाकर एक जगह इकट्ठा किया, और फिर फसल की हम लोग थ्रेशिंग करते हैं, ठीक है। थ्रेशिंग मशीन पे लेके जाते हैं, उसको हम लोग थ्रेशिंग करते हैं। फसल को डालते हैं, धान अलग करते हैं, और धान का जो पैरा होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में कूट करके वो कट करके अलग दूसरी जगह गिरता है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं? थ्रेशिंग कर रहे हैं। थ्रेशिंग कहाँ पर हो रही है? थ्रेशिंग सिलेंडर पे। अब जब थ्रेशिंग का काम होता है, तब थ्रेशिंग का जब काम होता है तब क्या होता है? इसके अंदर थ्रेशिंग के काम के बाद सेपरेटर थ्रेशिंग के बाद क्या होता है? सेपरेट किया जाता है। किसको? स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, और जो कि काम सेपरेटर करता है। और उसके बाद थ्रेशिंग और सेपरेशन के बाद जो हमारा क्लीनिंग का वर्क होता है, जिसका काम, जिसमें से हम चैफ को बाहर निकालते हैं। चैफ का मतलब भूसे को बाहर निकालते हैं। और जिस समय भूसा बाहर निकल जाता है, तो जो भी हमारा अनथ्रेश्ड ग्रेन है, जो हमारा अनाज का वो टुकड़ा जिसकी थ्रेशिंग नहीं हो पाएगी, वो वापस से थ्रेशर के अंदर चला जाता है। और फिर हम इसको, जो हमारी क्लीनिंग शू की तरफ इसको भेजते हैं। आपके हमारी जो भी चीज हमको मिली है क्लीनिंग के बाद, चैफ को अलग करने के बाद, इसको हम क्लीनिंग शू के थ्रू कन्वे करते हैं, और क्लीनिंग ग्रेन ऑगर में इसको भेज देते हैं। और जिसके बाद से हमें इस ग्रेन टैंक में भेजते हैं, फिर इसमें हम फिर इसकी अनलोडिंग कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये काम हुआ। इन सारे कामों को हम लोगों ने रिलेट किया ह्यूमन के वर्क से। मतलब पहले इंसान ने काटा, काटने के बाद एक जगह लेके गया, थ्रेशिंग करी, थ्रेशिंग के बाद चावल अलग हो गया और आपके भूसा अलग हो गया। उस भूसे में जो चावल के टुकड़े थे अनथ्रेश्ड ग्रेन वाले, उनको हमने फिर से थ्रेशिंग सिलेंडर में डाला, और उस भूसे को हमने अलग कर लिया, ठीक है। अलग करने के बाद फिर हमने जो क्लीनिंग वाला जो हमारा ग्रेन था, जो ग्रेन हमारा क्लीन हो चुका था, उसको लेकर हमने क्या किया? क्लीन ग्रेन ऑगर के थ्रू कन्वे किया और स्टोरेज टैंक तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लीनिंग ऑपरेशन था और सेपरेशन ऑपरेशन था, इन दोनों ऑपरेशन में पहले नंबर पर जो सेपरेशन का ऑपरेशन था, वहां पर हमने क्या किया? स्ट्रॉ में से क्लीन मटेरियल को अलग किया। मतलब हमने पहले धान को पैरे से अलग किया, फिर हमने चैफ से उसे अलग किया, फिर उसको हमने क्लीनिंग
क्लीन हुआ जो धान था हमारा, या क्लीन होने के बाद जो मिलने वाला गेहूं था, उसको हमने क्या किया, क्लीन ग्रेन ऑगर के द्वारा कन्वे किया। ठीक है, जैसे हम फील्ड में करते हैं, जब धान हमारा अलग हो जाता है तो उसको उठाकर हम क्या करते हैं, बैग में डालना चालू करते हैं या बोरियों में भरना चालू करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या थी, क्लीन ग्रेन ऑगर थी, जो हम लोगों की साफ गेहूं को या धान को कन्वे करके ग्रेन टैंक तक लेके गई, और ग्रेन टैंक के बाद हमने क्या किया, इसको अनलोड कर लिया। किसके द्वारा, अनलोडिंग ऑगर के द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मशीन में जगह जगह पर ऑगर नाम का शब्द लिखा है। ऑगर क्या चीज होती है, अगर आप ये समझ जाए तो बड़ा मजा आ जाए। देखिए ऑगर क्या होता है, उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा ऑगर का सैंपल बनाता हूं। देखिए आप तुरंत ही इस बात को समझ। देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा कि ऑगर होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमने कागज सीधा चीर लिया, चीरने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पेन के चारों तरफ इसको ऐसे लपेटेंगे। इस पेन के चारों तरफ इसको इस प्रकार से लपेटेंगे, खड़ा खड़ा, मतलब कि ये पेन के चारों तरफ खड़ा लपेटा जाए। अब इसको खड़ा लपेटने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पेन के चारों तरफ इसको ऐसे करिए कि ये खड़ा ऐसे लपेट जाए, ऐसे करके, ऐसे खड़ी स्थिति में लपेट जाए। खड़ी स्थिति में इसको लपेटना ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए ये एक शाफ्ट है, इसके चारों तरफ खड़ी स्थिति में कागज लपेट जाए और स्पाइरल शेप में, मतलब हेलिकल शेप में खड़ी स्थिति में लपेट जाए, तो क्या होगा कि जब आप इसको किसी जगह पर नचाएंगे तो इसके अंदर जो खड़ी खड़ी जो स्थिति में चीजें लिपटी हुई है, इसके अंदर इसके मूव करने से क्या होगी, वो चीज आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। इसी को ऑगर कहा जाता है। ये ऑगर आपका एग्जैक्टली मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। थोड़ा एक मिनट का वेट करिएगा। ऑगर का फोटोग्राफ देख लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ये मशीन का एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है जो कि जगह जगह इस्तेमाल इसका लिखा है और इसके बारे में भी बोलते हैं, लेकिन जनरली इसको कोई ठीक से आपके माइंड में इसका पिक्चर क्लियर नहीं रहता है। जिन लोगों को सॉइल का वाला टेस्ट याद होगा, जिसको ऑगर होल टेस्ट कहते हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑगर क्या होता है। जैसे ऑगर से हम लोग ड्रिलिंग का भी काम करते हैं। जब हम लोग नलकूप लगाते हैं तो ऑगर शेप की ड्रिलिंग मशीन होती है। तो ऑगर शेप का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसा समझिए जैसा शैंपेन की बोतल खोलने वाला ओपनर होता है, वो भी आगे से ऑगर शेप का होता है। ऐसे से घुमाते हैं, अंदर घुस जाता है, फिर उसको बाहर खींच लेते हैं। तो पता नहीं, अब मैं तो कभी कभी शैंपेन वैम्पेन पीता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो, लेकिन फिर भी पी लेता हूँ कभी कभी। अब आते हैं इस पर कि आपका ऑगर कैसा होता है।
देखिए अब ये चित्र आपके सामने है, इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका ऑगर होता है इस तरीके का देखने में, ठीक है। अब आप इस चीज को देख के समझ आ रहे होंगे कि जब ये चीज में शेफ्ट के चारों तरफ कोई चीज लिपटी हुई है और इसको जब हम घुमाना चालू करेंगे तो क्या होगा, जब घुमाना चालू करेंगे तो क्या होगा कि जो भी चीज इस ऑगर के अंदर घुसेगी वो धीरे धीरे क्या होगा, इनके घुमाने की वजह से वो ऊपर चढ़ते चढ़ते दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगेगी, ठीक है। यही हमारा ऑगर कहलाता है। ऑगर में जो भी चीज यहां से घुसी वो ऑगर के घूमने के कारण इसकी दीवारों का ये चारों तरफ लिपटा हुआ इसका सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ेगी और दूसरी तरफ से वो बाहर की तरफ गिरने लगेगी। इसी को ऑगर कहा जाता है। तो जहां पर हम लोग को अनलोडिंग करनी है या साफ ग्रेन को पहुंचाना है ग्रेन टैंक तक, वहां पर हम लोग कन्वेइंग ऑगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारी जो हैं ये ऑगर की तरह इस्तेमाल में आती। तो ये हमारा टोटल हो गया कि जो काम हम लोग फील्ड में करते हैं इस प्रोसेस डायग्राम के थ्रू, वही सारे काम हमारे कहाँ होते हैं, फील्ड में ऑपरेट होते हैं। अब यहाँ पर आपका जो कंबाइन है उस कंबाइन में ये जो सारे काम होते हैं ये तो हो गया प्रोसेस चार्ट के थ्रू, और ह्यूमन वर्क जो फील्ड में है उसका इससे रिलेशन। अब आते हैं कि मशीन का जो डायग्राम है वो कैसा है देखने में और किस तरीके से उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मशीन का डायग्राम किस तरीके का दिखता है या मशीन ओवरऑल करती क्या है, तो हम मशीन का एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बनाने वाले क्योंकि वो डायग्राम काफी टिपिकल है और ऑब्जेक्टिव के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस मशीन के बारे में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक ऐसा डायग्राम जो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है वो हम लोग यहाँ पर बनाकर उसको समझेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए। जो फर्स्ट काम था जब हम फील्ड में जाते हैं फसल काटने, तो क्या करते हैं, पहला काम हमारा क्या होता है, फसल को पकड़ के नीचे झुकाना और काटना। तो मशीन का जो आगे का हिस्सा है उसका काम क्या है, इस तरीके का वो हिस्सा है मशीन का जिसका काम है फसल की गैदरिंग करना, फसल की गैदरिंग करना। और यहीं पर नीचे क्या लगा हुआ है, कटर बार। यहाँ पर क्या लगा है, कटर बार लगा हुआ। कटर बार का काम क्या है, फसल को काटना। लेकिन काटने से पहले फसल को इकट्ठा करके नीचे भी झुकाना है। उसको नीचे झुकाने के लिए यहाँ पर एक रोलर लगा है जो रोल करता है। रोलर का मतलब कि जो रोल करता है वो देखने में कैसा है, वो इस प्रकार का है। ये गोल मैंने गलत बना दिया, वो षटकोण के प्रकार का है ऐसा। ये क्या करता है, गोल गोल घूमता है और ये इस प्रकार से लंबा सा होता है, ठीक है। इस तरफ से भी कैसा होगा, षटकोण के शेप का ही होगा। इनको आपस में ऐसे मिला दीजिए तो ये पूरा बन जाएगा। तो ये एक सिलेंडर जैसा बन गया, जैसे कि ये बॉटल है ना, इस तरफ से और इस तरफ ये हो गया। अब ये जब गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, ये कैसा होगा, एक ये क्या खुली खुली रॉड जैसा है, जैसे इनके अंदर रॉड्स लगी होती है उसके जैसा एक ओपन एकदम आकार का है। तो जब ओपन रॉड के जैसा है तो इसमें इसका जो आकार है वो आपको मैं एक बुक में इसका डायग्राम है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ पर जो ये बना हुआ है, ये चीज आप देख रहे हैं, यही इसका वो वाली सिलेंडर है जो गोल गोल घूमेगा, जो फसल को अपने अंदर लेकर नीचे की तरफ दबा लेगा। जो फसल को अपने अंदर नीचे लेकर दबाएगा वो हिस्सा इसका क्या कहलाता है, ये हिस्सा आगे का हिस्सा, इसको कहते हैं रील। ये क्या कहलाता है, रील। रील का काम क्या है, ये एक गोल सिलेंडर जैसा है जो कि छड़ों का बना हुआ है और जो फसल को अपने आप क्या करता है, नीचे की तरफ दबाता है। आगे की तरफ बढ़ेगा, फसल को अपने अंदर लाकर नीचे की तरफ दबाएगा। दबाने से क्या होगा कि नीचे से कटर बार उसे काट देगी। फिर मशीन के अंदर से जो कटी हुई फसलें हैं वो क्या होगी, कन्वे होकर थ्रेशर तक पहुंचेंगी। कन्वे होकर थ्रेशर तक पहुंचेंगी तो फसल क्या होंगी, पहले कन्वे होंगी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी। तो कन्वे किसके द्वारा होंगी, बेल्ट ड्राइव के द्वारा होंगी। किसके द्वारा होंगी, बेल्ट ड्राइव के द्वारा। फसल कन्वे होकर कहां तक पहुंच गई, थ्रेशर तक। अब जो थ्रेशर इसके अंदर है, ये इसके अंदर से क्या करेगा, थ्रेशर इसके अंदर से क्या करेगा कि ग्रेन को अलग करेगा और ये भूसे को अलग करेगा। तो जब भूसे और ग्रेन को अलग करेगा तो थ्रेशर के बाद इस जगह पर ऐसे ऐसे करके क्या लगे होते हैं, रैक लगे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, रैक। तो थ्रेशर के बाद ये कहां पहुंचेगा, रैक पर, और रैक पर ये क्लीन होगा। ठीक है, रैक का मतलब कौन सी जगह, रैक का मतलब ठीक वही जगह जिस तरह से आप लोग क्या करते थे कि अपने सूप के ऊपर या एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भूसे को और अनथ्रेश्ड ग्रेन को थ्रेशर के बाद लाकर इस प्रकार से करके नीचे गिराते थे और पंखा चलाकर उनको अलग अलग करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी थ्रेशर पे हम लोग हवा मारने के लिए ऊपर से क्या लगाते हैं, ब्लोअर, जिसमें हवा ऊपर से नीचे तक आती है, थ्रेशर पे लगती है। थ्रेशर से साफ वाला जो ग्रेन है वो आकर नीचे की तरफ गिरता है और पीछे की तरफ रैक के ऊपर जो थ्रेशर से निकला हुआ मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद इस रैक पर जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एजिटेटिव मोशन लाते हैं। एजिटेशन का मतलब उसको हम एक ही जगह पर ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो ये हिलाना किसके द्वारा होता है, मशीन के द्वारा होता है, रैक के द्वारा। तो यहाँ से जितने भी ग्रेन के पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्लीन ग्रेन वाली ऑगर के अंदर पहुंच जाते हैं। और उसके बावजूद जो बचे हुए हैं वो नीचे की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर लगा है, नीचे की तरफ शू लगा हुआ है। ठीक है, शू का मतलब सबसे नीचे वाला। तो जो हमारे कंबाइन का सबसे निचला पिछला हिस्सा है उसको शू कह देते हैं। तो शू वाली जगह पे रैक पर पहले ग्रेन अलग हो गया, फिर ग्रेन रैक से कहां पहुंचा, शू पर। तो फिर अब यहां पर शू पर ग्रेन अलग हो गया। तो यहां पर जितने भी ऐसे ग्रेन जिनकी थ्रेशिंग नहीं हुई थी, ठीक है, वो सारे के सारे ग्रेन हमारे क्या हो गए, वापस से यहाँ पर अलग हो गए। ठीक है, अलग होने के बाद ये जो ग्रेन थे ये फिर से हमारे क्लीनिंग ऑगर में, और जो अनथ्रेश्ड ग्रेन है वो हमारे थ्रेशिंग में फिर से पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो काम था वो बेसिकली था क्या कि फसल को काटा, कन्वे करके थ्रेशिंग तक लेके गए। अब ये थ्रेशर भी कंबाइन का एक पार्ट हो गया क्योंकि थ्रेशिंग भी इसका पार्ट है। फिर हमने क्या किया, इसको सेपरेट किया। ठीक है, आपके चैफ को, सॉरी स्ट्रॉ को हमने क्या किया, अलग किया। किससे अलग किया, धान के दानों से अलग किया, क्योंकि स्ट्रॉ और धान दोनों हमारा यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर थ्रेशर पर जो ब्लोअर से हवा आ रही थी उसने इस जगह पर इस कंबाइन के अंदर एक वर्टिकल टावर जैसी जगह होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन ग्रेन ऑगर। क्लीन ग्रेन ऑगर, इसके अंदर जो अभी मैंने आपको ऑगर दिखाई कि एक शाफ्ट के चारों तरफ एक स्टील की प्लेट जैसा और इस प्रकार से लपटा हुआ था जिसको ऑगर बोला जाता है। इसके घूमने की वजह से जो साफ वाला ग्रेन है इसके अंदर चढ़ते चढ़ते ऊपर जाएगा और यहाँ से इसको हम बाहर निकाल कर एक टैंक में ले लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीन टैंक। इसके अंदर क्लीन ग्रेन का स्टोरेज कर देंगे और यहाँ से उसको वापस फिर से बाहर निकालेंगे, किसमें इकट्ठा कर लेंगे, बैग में। तो यहाँ पर ओवरऑल ये डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा गजर पजर जो बना इसको आप समझिए। तो क्या हुआ, पहले नंबर पे फसल कटी, कटने के बाद ऊपर चढ़ी, थ्रेशर पे गई, थ्रेशर से धान अलग हुआ, फिर
जो पैरा हमारा था, पैरा या स्ट्रॉ, ये हमारा किस पे गया, रैक पर। रैक पे जाने के बाद ये स्ट्रॉ क्या हुआ, इसको हिलाया गया, हिलाने से धान के जो टुकड़े थे अनथ्रेश्ड ग्रेन के, वो बाहर निकले, जो हमारे यहाँ चले गए फिर से थ्रेशिंग में। और उसके बावजूद जो और बचे हुए अनथ्रेश्ड वाले थे वो भी हमारे कहाँ चले गए, फिर से इसके अंदर अनथ्रेश्ड थ्रेशिंग सिलेंडर में फिर से वापस चले गए, या थ्रेशिंग में फिर से वापस चले गए। इस तरीके से हमारे पास रैक और शू दो प्रकार की जगहें हैं जो थ्रेशिंग के बाद हमारी अनथ्रेश्ड ग्रेन को वापस से थ्रेशिंग सिलेंडर में भेजने का काम कर रहे हैं। तो जो रैक वाला इलाका हमारा है, इस पर हमारा स्ट्रॉ पहुंचता है, मतलब हमारा पुआल धान सहित पहुंचता है, जो धान और पुआल का मिश्रण है, जो कि हमारे पहले स्तर पर थ्रेशर से धान अलग होने के बाद जो बचा वो यहाँ पहुंचता है, और यहाँ से जो बचा वो यहाँ पहुंचता है। तो पहले नंबर पे जब हम लोग फीडर के थ्रू यहाँ से कटर बार के बाद जब फीड करते हैं अंदर की तरफ, धान आपकी फसल कटने के बाद जब अंदर फीड होती है तो थ्रेशर पे पहुंचती है। थ्रेशर पे पहुंचने के बाद वो फसल हमारी कहाँ पहुंचती है, उसके अंदर से धान अलग हो जाता है, और धान सहित जो पुआल है या स्ट्रॉ है ये रैक पर पहुंचती है। इसीलिए रैक का उपनाम, दूसरा नाम स्ट्रॉ वॉकर भी होता है, ठीक है। और इसे रैक बोलते हैं या स्ट्रॉ वॉकर बोलते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर हमारा फिर से जो अनथ्रेश्ड ग्रेन है, जो इसके यहाँ पर जो हमारा चला आया था, वो वापस से इसके अंदर से अलग हो जाता है, और उसके बाद नीचे की तरफ जो शू है यहाँ से भी चीजें अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद अनथ्रेश्ड ग्रेन हमारा फिर से सिलेंडर में पहुंच जाता है, ठीक है। कहाँ पर, थ्रेशिंग मशीन में वो फिर से पहुंच जाता है। ठीक है, थ्रेशिंग मशीन में पहुंच जाता है। अगर वो अनथ्रेश्ड है, सॉरी थ्रेशिंग मशीन नहीं, इस यहाँ से और इस दोनों जगह से ये इस जगह पर पहुंचता है, इस वर्टिकल टावर में, जहां पर जो ग्रेन हमारा यहाँ पहुंच चुका है, जो कि हमारे पुआल के साथ साथ बीच बीच में धान के जो टुकड़े हैं जो यहाँ पहुंच गए, वो जब यहाँ पहुंचते हैं तो हमारा क्या होता है कि इसको धान के टुकड़ों को हम अलग करके फिर से इस वाले वर्टिकल टावर में लाके डाल देते हैं। और उसी तरीके से जो शू हमारा है, यहाँ पर जो धान के टुकड़े इस वाले ऑपरेशन के बाद पहुंचते हैं, उनको हम यहाँ से छांट करके फिर से इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि यहाँ से ये वर्टिकल टावर में आपके स्क्रू कन्वेयर बोलिए या इसको ऑगर बोलिए, इसके द्वारा चढ़ते चढ़ते ऊपर तक आते हैं, टावर से नीचे गिरते हैं ब्लोअर में, और इसमें टावर से ऊपर नीचे की तरफ गिरते हैं, इसमें ग्रेनिश टैंक में या टैंक में इकट्ठा होते हैं, और यहाँ से ये वापस बैग के अंदर डाल के बाहर निकाल। अब यहाँ से बैगिंग का काम सीधा हम लोग यहाँ से चालू कर देते हैं। तो ये जो काम है, कई सारे ऑपरेशंस इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं कंबाइन के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये एग्जैक्टली कंबाइन का डायग्राम तो नहीं है, लेकिन आप इसमें ये समझ सकते हैं कि ये एक लाइन डायग्राम की तरह इसको आप ले सकते हैं। अब इसका एक क्लियर डायग्राम एक बार फिर से मैं बनाता हूँ, थोड़ा साफ करते हुए लाइंस के थ्रू, ताकि आप केवल ये समझें कि बेसिकली इसमें हो क्या क्या रहा है और हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस बार फिर से इसको बनाते हैं। सबसे पहले आगे का हिस्सा, यहाँ पर क्या है, फसल को इकट्ठा करने वाला गैदरिंग पार्ट। इस जगह पर क्या लगी हुई है, व्हील लगी है,
जो कि हमारी अपने ये घूमेगी और ये हिस्सा क्या करेगा, फसल जो आगे खड़ी हुई है इसको क्या करेगा, ये इकट्ठा करके ये रील क्या करेगा, इसको पकड़ के नीचे की तरफ दबाएगा और ये गैदरिंग वाला हिस्सा क्या करेगा, फसल को इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद क्या होगा कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये फसल कट के यहाँ पर आएगी, कन्वे होकर ऊपर जाएगी और यहाँ पर कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी थ्रेशिंग सिलेंडर में। थ्रेशिंग सिलेंडर, ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। फसल जो है कन्वे होकर किसके द्वारा, बेल्ट ड्राइव के द्वारा, बेल्ट ड्राइव कन्वे का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है और फसल हमारी थ्रेशिंग सिलेंडर तक पहुंच रही है। थ्रेशिंग सिलेंडर पे जो हमारा ब्लोअर लगा हुआ है थ्रेशिंग सिलेंडर की तरफ, जो ब्लोअर लगा है वो आपका ऊपर से नीचे की ओर लगा हुआ है। तो इसको मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं कि किस से किस तरफ की तरफ आपका ब्लोअर यूज किया जाता है थ्रेशिंग इक्विपमेंट में। तो थ्रेशिंग में जो ब्लोअर आपका है यहाँ पे, इस पर हवा आपकी पहुंच रही है इस तरफ से और जो इसके अंदर के ग्रेन को निकाल करके वर्टिकल मशीन के अंदर एक वर्टिकल टावर जैसी संरचना है जिसके अंदर आपका क्या लगा हुआ है, ऑगर लगा हुआ है। ऑगर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक शैफ्ट के चारों तरफ इस तरीके से अगर कोई चीज स्टील की पट्टी लपेट दी जाए, ठीक है, स्टील की पट्टी आपकी लपेट दी जाए तो इसी को ऑगर कहते हैं। और इसी के अंदर जो आपका ग्रेन है, जो यहाँ पर थ्रेशिंग के बाद इसी के अंदर ग्रेन इकट्ठा हो रहा है। अब जो थ्रेशिंग के बाद वाला मटेरियल है ये आपका इस जगह पर इस तरीके से आपका एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, रैक। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, रैक, या इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ वॉकर। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ वॉकर। तो ये जो स्ट्रॉ वॉकर है यहां पर, स्ट्रॉ वॉकर है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एजिटेटेड मोशन रहता है जिसकी वजह से ग्रेन इसके अंदर से जो यहाँ पर ग्रेन पहुंच गया वो वाल के साथ वो अलग हो जाता है और इसके बाद भी जो बचे हुए ग्रेन रह जाते हैं वो नीचे की तरफ हमारे क्या लगी होती है, शू असेंबली। जो नीचे की तरफ शू होता है, तो पहले ग्रेन कहाँ पहुंचा, थ्रेशिंग सिलेंडर पे, उसके बाद कहाँ पहुंचा, जो मैक्सिमम ग्रेन तो थ्रेशिंग सिलेंडर से ही अलग हो गया, जो बचा हुआ था वो स्ट्रॉ वॉकर से अलग हो गया, उसके बाद भी जो बचा था वो शू से अलग हो गया और सब इस वर्टिकल टावर में नीचे से ऊपर चढ़ते चढ़ते पहुंचे और यहाँ से बाहर निकले और इस जगह पर टैंक है जिसके अंदर ग्रेन इकट्ठा हो गया और टैंक से बाहर निकाल के हमने बैग के अंदर या बोरियों में इसको भर के बाहर निकाल दिया। कुल मिला के यही काम इसके अंदर हो रहा है और इस मशीन को पहियों के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर मशीन के द्वारा क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर के द्वारा इसको फील्ड में चला रहे हैं। जब फील्ड में इसको चलाते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये फसल को काट के ऊपर की तरफ चढ़ाता जाएगा। अब इसमें आते हैं कि ये जो ओवरऑल मशीन है इसके अंदर दो प्रकार के मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों मोशन कौन कौन से, एक तो इस ओवरऑल कंबाइन का फॉरवर्ड मोशन, इस ओवरऑल कंबाइन का फॉरवर्ड मोशन, और दूसरा यहां पर लगा हुआ जो रील है जो कि एक बेल्ट ड्राइव के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है, बेल्ट ड्राइव के द्वारा चलाया जा रहा है। इस रील का अपनी जगह पर गोल गोल जब ये घूमेगा तो जितनी ये जिस तरीके से घूमेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो फसल होगी इस रील के द्वारा अंदर की तरफ दबा के और कटर बार के द्वारा काट के और कन्वे के द्वारा ऊपर चढ़ाई जाएगी। तो इस जगह पर जो रील आपका घूम रहा है गोल गोल, इस रील का जो हमारा वर्क है ये क्या कहलाएगा, रील अपनी जगह पर घूमेगा तो रील अपने
केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है तो क्या कहलाएगा, पेरीफेरियल स्पीड ऑफ रील। पेरीफेरियल स्पीड इसकी भैया रील की, तो रील की पेरीफेरियल स्पीड और पूरी मशीन की जो फॉरवर्ड मोशन है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना बहुत ही जरूरी है। अब ये रिलेशन किस प्रकार से विकसित किया गया है, प्रॉपर वर्किंग कंबाइन के लिए हम ये कहते हैं कि जो रील की पेरीफेरियल स्पीड है, ठीक है, जिसको हम लोग अगर इस रील का रेडियस r बोले तो ये पेरीफेरियल स्पीड क्या हो जाएगी, 2πr/t। ठीक है, पेरीफेरियल स्पीड का मतलब कि ये 1 सेकंड में कितने चक्कर अपनी चारों तरफ घूमता है। तो इसकी पेरीफेरियल स्पीड है, ये इस मशीन की फॉरवर्ड स्पीड से 25% से 50% अधिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये फसल का अंदर आना और इस मशीन का आगे बढ़ना दोनों आपस में इस तरीके से सिंक्रोनाइज रहे कि अधिकतम हमको यहाँ पर आउटपुट मिले। क्योंकि कंबाइन के अंदर ऑपरेशंस कई सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे मिस्टेक से क्या होगा, लॉसेस की मात्रा बढ़ेगी। लॉस कैसे बढ़ेगा इसको आप समझिए। यहाँ पर इसीलिए एक नए शब्द का, एक नए टेक्निकल वर्ड का यहाँ पर आपको नाम मिलेगा, जिसको बोलते हैं रील इंडेक्स। रील इंडेक्स, रील इंडेक्स में रील वर्ड लगा है, इंडेक्स का मतलब किसी चीज के बारे में बता रहा है। इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है, ये वाली फिंगर क्या होती है, इंडेक्स फिंगर, किसी चीज को बताती है। रील का मतलब रील, तो रील के लिए जो इंडेक्स बना है वो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि रील की पेरीफेरियल स्पीड अपॉन फॉरवर्ड स्पीड ऑफ कंबाइन। ठीक है, रील की पेरीफेरियल स्पीड और फॉरवर्ड स्पीड ऑफ कंबाइन। तो पेरीफेरियल स्पीड और फॉरवर्ड स्पीड के बीच का जो हमारा रेशियो है, ये हमारा क्या कहलाता है, रील इंडेक्स कहलाता है। और इस रील इंडेक्स का मान हमारा कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि रील की जो पेरीफेरियल स्पीड है वो फॉरवर्ड स्पीड से कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 25% से 50% तक अधिक होनी चाहिए। अगर फॉरवर्ड स्पीड 1 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 1.25 से 1.5 के बीच में। तो ये रील इंडेक्स किसके किसके बीच में होगा, रील इंडेक्स जो आपका है ये कंबाइन का, ये 1.25 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। रील इंडेक्स क्या हो गया, इस रील का फॉरवर्ड पेरीफेरियल स्पीड और इस कंबाइन की हॉरिजॉन्टल जो फॉरवर्ड मोशन है, मशीन आगे बढ़ रही है और आगे की तरफ जो चीज घूम रही है, आपके आगे की तरफ मशीन आगे बढ़ रही है और साथ में आगे की तरफ जो चीज घूम रही है, जो कि फसल को पकड़ पकड़ के अंदर दबा रही है, ऐसे घूम रही है तो आगे के अंदर दबा रही है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगी, ये जो फसल को अंदर की तरफ खींच के दबा रहा है और नीचे से कटर बार काट रहा है, इसकी जो पेरीफेरियल स्पीड है, जो इस प्रकार से घूम रहा है बेल्ट ड्राइव के द्वारा, इसके बीच में और मशीन के आगे बढ़ने की स्पीड में एक रिलेशन कायम होना बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मशीन का फॉरवर्ड होना आपका जारी रहेगा, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा इससे होनी चाहिए, 25% से 50%। अगर हमारी फॉरवर्ड स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा भाई, अगर फॉरवर्ड स्पीड बढ़ जाएगी तो इसके पहले कि ये फसल को काट पाए, इसके पहले कि ये फसल को काट पाए मशीन आगे बढ़ चुकी होगी, तो क्या होगा, फसल कटने के बजाय मशीन से दबने लगेगी, मशीन से दबने लगेगी, तो क्या होगा, लॉस बढ़ेगा। फसल अगर नीचे दब गई मशीन से, जो हम फसल काटने जा रहे थे, हमने मशीन इतनी तेज चलाई कि कटिंग वाला जो प्लेटफॉर्म आगे था, ये जो कटिंग के लिए रील थी, ये फसल को काटने के बजाय दबा के आगे बढ़ गया। फसल को काटने के बजाय इतनी तेज मोशन कर दिया। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे फॉरवर्ड स्पीड ऑफ कंबाइन का वैल्यू बढ़ाया तो क्या होगा, रील इंडेक्स का मान कम होगा। फॉरवर्ड स्पीड का मान अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रील इंडेक्स का मान कम होगा। रील इंडेक्स का मान कम होने का मतलब क्या होगा कि मशीन की हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड मोशन बढ़ गई है। हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड मोशन बढ़ने से
जो फसल होगी वो कटने के बजाय मशीन से दबने लगेगी। दबने का मतलब उसको बोलते हैं शैटरिंग लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैटरिंग लॉस। और शैटरिंग लॉस एक तरीके से और भी हो सकता है, अगर फसल में नमी बहुत अच्छे से मौजूद हो, अभी फसल काटने लायक नहीं हुई, नमी मौजूद है, या नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई, आंधी तूफान आ गया, पानी बरस गया, फसल क्या होगी? चिपक गई जमीन से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इस जगह पर, तब भी जब हम मशीन को चाहे कितने अच्छे से चलाएं, इसके रील इंडेक्स को मेंटेन करते हुए चलाएं, तो भी शैटरिंग लॉस मिलेगा, क्योंकि फसल दबी हुई थी तो कट ही नहीं पाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप रील स्पीड को, रील इंडेक्स का मान कम हो जाए या मशीन की फॉरवर्ड स्पीड बढ़ जाए, तो भी क्या होगा? शैटरिंग लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस कंबाइन मशीन की जो फॉरवर्ड स्पीड है और रील की जो पेरिफेरियल स्पीड है, इनके बीच में ये रेशियो बनाकर रखते हैं कि जो रील की पेरिफेरियल स्पीड है ये फॉरवर्ड स्पीड से 25% से 50% अधिक हो, या इन दोनों का रेशियो 1.25 से 1.5 के बीच में हो। ये काम हम लोग हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंबाइन मशीन काम करती है। तो कंबाइन मशीन में तरह तरह के लॉसेस भी हैं, जिसमें हम लोग अन्य प्रकार के लॉसेस के बारे में बात करते हैं। तो कहीं पर रैक लॉस, शू लॉस, ठीक है। तो लॉसेस कहां पर होंगे? जहां पर थ्रेश्ड ग्रेन, जहां पर ग्रेन थ्रेश होने के बाद पहुंचेगा वही तो लॉस होगा। और यहाँ पर क्या है? कटिंग के लिए क्या लगा हुआ है? कटर बार आगे की तरफ लगा होता है। अगर कटर बार लगा होता है और यहाँ पर क्या लगा होता है? ये क्या होता है? गैदरर, जो कि फसल को क्या करता है? इकट्ठा करता है। फसल अगर इकट्ठा ठीक से नहीं हो रही है या कट नहीं रही है तो कटर बार लॉस होगा, ठीक है। और हमारा गैदरिंग लॉस होगा। गैदरिंग लॉस कब होगा? जब हम अपनी फॉरवर्ड स्पीड ऑफ कंबाइन बढ़ा देंगे, तो फसल ठीक से इकट्ठा नहीं होगी, कटर बार लॉस होने लगेगा। फसल दबने लगेगी तो शैटरिंग लॉस होने लगेगा। और उसके बाद जब फसल यहाँ पर पहुंचती है और फसल में अगर मॉइस्चर कंटेंट अधिक है, मॉइस्चर कंटेंट अधिक होने से क्या होगा कि जो अनथ्रेश्ड ग्रेन है वो जल्दी से इसके थोड़ा अलग नहीं होगा। अगर आप ऐसा इमेजिन करिए कि यहाँ पर जो भी चीज आई, अगर उसके अंदर नमी ज्यादा मौजूद है तो अंदर के जो कण होंगे, जो आपके अनथ्रेश्ड ग्रेन होगा, जो वो अगर यहाँ पर मौजूद है स्ट्रॉ के साथ मिक्स होकर और उसमें नमी मौजूद है, तो नमी की वजह से कणों के बीच ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इनका सेपरेट होना कठिन हो जाएगा। सूखी चीज से सूखी चीज निकालना आसान है, अगर उन्हीं दो चीजों को नमी दे दी जाए तो निकालना कठिन हो जाता है। सेम उसी तरीके से, जैसे आप इमेजिन करिए कि आपके पास कहीं पर दलिया है, गेहूं के जो टुकड़े होते हैं उनको दलिया बोलते हैं, और गेहूं की बनी हुई सूजी है, दोनों को मिला दीजिए तो दलिया और सूजी एक साथ हो गया। अब ये दोनों सूखी स्थिति में है तो आप छन्नी से छान लेंगे, दोनों को हल्का हल्का पानी मार के गीला कर दीजिए। अब छन्नी से छानिए तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों आपस में चिपकने लगे। उसी तरीके से नमी ज्यादा होने से क्या होता है? स्ट्रॉ वॉकर पे भी लॉस मिलने लगता है, फिर शू पे भी लॉस मिलने लगता है। तो नमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है फसल को हार्वेस्ट करने की। जो हमारे मानक बने हैं 13 या 14% का मानक वीट और राइस दोनों के लिए, धान पैडी एंड वीट दोनों के लिए जो बना है, उसको मेंटेन करते हुए ही हम कंबाइन का अगर इस्तेमाल करें, और सबसे आइडियल कंडीशन होती है कि नमी मेंटेन हो गई और फसल एकदम सीधी खड़ी है और एक पर्टिकुलर हाइट में है। ये सबसे आइडियल कंडीशन है। और आइडियल कंडीशन को प्राप्त करने के लिए हम शुरुआत से ही वर्क करते हैं, फ्रॉम द सीड बेड प्रिपरेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड देन फसल को खड़ा करना, और उसके बाद उसकी इक्वल हाइट बने। और कंबाइन जैसी मशीन का इस्तेमाल करके हम पूरे वर्क को जो 4-5 महीने का है उसको मिनिमाइज करके हम उसको 3.5 महीने में कंप्लीट करें, और हमारे पास एडवांस में 45 से 50 दिन एक्स्ट्रा रहे, जिससे हम किसी और काम को कर सकें और या तो फसल का डिस्ट्रीब्यूशन काटने के बाद बहुत अच्छा कर सकें, जो सही दाम हमें मिल सके, मैक्सिमम ग्रेन हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, जो कि हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो कि एक प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का, जिससे बाकी के सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। सिर्फ गेहूं की फसल अगर खराब हो जाती है तो आप बहुत सारी चीजें एक साथ खराब होती हैं, जिससे बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि आप कहीं पर भी बात करें, रोड के किनारे पूरी सब्जी बेचने वाला भी
आपके गेहूं से जुड़ा है, बिस्किट बनाने वाला भी गेहूं से जुड़ा है, डोसा बेचने वाला भी गेहूं से जुड़ा है। तो अगर एक सेक्टर जो जहां चीज निकल के आ रही है वहीं पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उससे जुड़े हुए सारी जगहों पर प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कंबाइन, जिसका इस्तेमाल इंडिया में बहुत जगहों पर किया जाता है। स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है अक्सर उनको इसका इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। पंजाब, हरियाणा, ऐसी बेल्ट जहाँ पर लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, ठीक है, या फैमिली में लैंड होल्डिंग है लेकिन फैमिली मेंबर्स वहाँ रहते नहीं हैं, गांव में एक ही 2 लोग रहते हैं, तो सबकी जुताई वही कराते हैं, कटाई वही कराते हैं, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर आप टोटल समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ओवरऑल बात हमने बताई है वो इस जगह पर आपको देखने के लिए समझ में आई। अगर मॉइस्चर कंटेंट फसल में ज्यादा होगा तो भी फसल क्या होगी, कटने के बजाय दबने लगेगी, जो कि शैटरिंग लॉस की कैटेगरी में आती है। तो ये आपका टोटल ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कंबाइन का। अब इसके बाद हमारी एक 15 मिनट की एक स्क्रीन रिकॉर्डर क्लास होगी जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए और इस मशीन का 3 डायमेंशनल एंड कलर्ड डायग्राम भी आपको मैं दिखा दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मशीन है क्या और ये दिखती कैसी है, और जो हमने क्लास में इस जगह पर इस तरीके से लाइन डायग्राम्स बनाए हैं ये मशीन में कैसे दिखाई देंगे। हालांकि मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया हुआ है कि ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर रील है, इसके घूमने की वजह से फसल आगे से नीचे की तरफ दबती है और यहाँ से ऊपर चढ़ती है। चढ़ने के बाद यहाँ थ्रेसिंग सिलेंडर है, इससे ये इस वर्टिकल वाले टावर में आ जाता है, और जो नहीं हो पाता वो आगे कहाँ पहुँच जाता है, स्ट्रॉ वॉकर में, और उसके बाद नीचे शू में, और इस मशीन को हम 2 पहियों के थ्रू आगे की तरफ लेके मूव करते हैं। तो यही हमारी ओवरऑल मशीन है जिसका इस प्रकार का ये डायग्राम यहाँ पर मौजूद है। और अगर इसका 3D डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट 15 या 20 मिनट की जो अंडरलाइन एंड पॉइंटर क्लास होती है उस पर आप जरूर ध्यान दें। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया है, जो इसके मॉइस्चर कंटेंट, शैटरिंग लॉस, रैक लॉस, शू लॉस, रील इंडेक्स एंड कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये ऊपर की तरफ जाता है, ये बेल्ट ड्राइव होता है। ये सारी बातें यहाँ पर बड़ी मात्रा में डिस्कस हुई हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लगा हो उसे आप नोट डाउन करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जहाँ पर एम्फेसिस किया होगा उसे आप नोट डाउन करिएगा। और 20 मिनट की जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन रिकॉर्डर क्लास होगी वो पूरी ही पॉइंटर्स वाली होगी, जो हमारे कंबाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ क्लियर कर देगी। सो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। बाय बाय एंड शबा खैर।